Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll start a new unit which is systemic microbiology. In systemic, the first chapter is cardiovascular infections or cardiovascular system infection. So let's start. In systemic microbiology, today we'll start infection of heart. देखो, infection of heart क्या होते हैं और कैसे होते हैं. ये सिंपल इंट्रोडक्शन है पहले तो इसका अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन का. सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शन ऑफ हार्ट की. तो इन्फेक्शन ऑफ हार्ट क्या कहता है कि भैया इन्फेक्शन होती है 3 जगह पे. जो हार्ट की वॉल्स होती है ना, देयर इज इन्फेक्शन ऑन हार्ट वॉल्स. हार्ट की वॉल्स में इन्फेक्शन है. अब सब जानते हैं हार्ट के अंदर 3 वॉल्स हैं. एंडोकार्डियम मतलब 3 में से लेयर्स हैं. लेयर मतलब वॉल्स, ठीक है. एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम विच इज मस्कुलर लेयर, मायोकार्डियम एंड लास्ट इज पेरिकार्डियम. तो जो इन्फेक्शन एंडोकार्डियम में है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, इट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डाइटिस. इट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डाइटिस. अगर मायोकार्डियम में है तो मायोकार्डाइटिस. पेरिकार्डियम में है तो पेरिकार्डाइटिस. ठीक है, सिंपल. तो भैया अपने को पढ़ना है एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इन्फेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल में क्या इन्फेक्शन होंगे? ब्लड वेसल में इन्फेक्शन होता है माइकोटिक एन्यूरिज्म. माइकोटिक एन्यूरिज्म होता है. ये भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है. और डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन इज क्रेप्सी. CRBSI. क्रेप्सी कहाँ पढ़ा था अपन ने? हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HAIs. क्रेप्सी विच इज सेंट्रल लाइन और कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. क्रेप्सी और क्लेप्सी. भैया इसमें आता है क्लेप्सी. इसमें मेन अपने वेन में तुम्हारा कैथेटर आता है, उससे इन्फेक्शन हार्ट में चले जाता है. ठीक है, सो क्लेप्सी आ गया. उसके बाद में नेक्स्ट इज ऑटोइम्यून मीडिएट में आता है रूमेटिक हार्ट डिसीज और एक्यूट रूमेटिक फीवर. एक्यूट रूमेटिक फीवर ARF, which leads to rheumatic heart disease RT. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. सबसे पहले इन्फेक्शन जिसकी मैंने बात करी थी विच इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है? सो इट इज रेफर्स टू द इन्वेजन ऑफ माइक्रोबियल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन. कहाँ होना? हार्ट की वेल्स में. कहाँ होना? हार्ट की वॉल्स में माइक्रोब्स का इन्वेजन हो जाना. अब उसके इन्वेजन होने से क्या होगा? तो सुनो से रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बल्की फेब्राइल वेजिटेशंस कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ प्लेटलेट, फिब्रिन एंड माइक्रो कॉलोनीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या है कैसा है सब बताऊंगा. सुनो, हो क्या रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्ट के अंदर आके जो हार्ट की वॉल्स हैं, हार्ट की वॉल्स में जमा हो जाता है. अब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है तो भैया दिक्कत तो आएगी. ब्लड, वहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड में आएंगे प्लेटलेट्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो जाके उससे जुड़ जाएंगे. जब प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे तो वहाँ फिब्रिन थ्रेड बन जाएगी. फिब्रिन थ्रेड बनेगी तो भैया ये बन गई माइक्रो कॉलोनीज. क्या बन गई? माइक्रो कॉलोनीज बन गई ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द स्केंटी इन्फ्लेमेशन सेल. और स्केंटी इन्फ्लेमेटरी सेल भी होगी, इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा वहाँ पे. तो ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या इन्फ्लेमेशन हो कैसे रहा है. तो क्या हो रहा है? माइक्रोबियल इन्वेजन हो रहा है मिट्रल वेल पे या हार्ट की वेल पे, जिससे तुम्हारा प्लेटलेट, फिब्रिन थ्रेड और इन्फ्लेमेटरी सेल जुड़ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है. नेक्स्ट टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन. ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट और सब एक्यूट. बताओ एक्यूट और सब एक्यूट में कॉमन क्या होगा? एक्यूट नहीं, सब एक्यूट. सब एक्यूट इज कॉमन. सब एक्यूट इज मोर कॉमन देन एक्यूट. ऐसे कि फॉर सपोज अगर एक्यूट 20% होगा तो सब एक्यूट 60% हो जाता है. ठीक है. ये इन्वॉल्व करता है कार्डियक वेल्व को. नॉर्मल कार्डियक वेल्व पे आता है, ये नॉर्मल कार्डियक वेल्व पे जाता है. और ये जाता है कहाँ पे? ये जाता है डैमेज कार्डियक वेल्व पे. डैमेज्ड कार्डियक वेल्व. फॉर सपोज अगर कोई पेशेंट है जिसकी वेल्स खराब है तो उसको सब एक्यूट ज़्यादा जल्दी से होगा. तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जल्दी होता है. डैमेज हार्ट वेल्स. ठीक है भैया, ये हो सकता है. सेकंड बात, अगर अपन देखें तो ये देख सकते हैं कि ये जो होता है एक्यूट वाला स्टेफाइलोकस ऑरियस से होता है. और जो अपना सब एक्यूट है इसका विरिडान स्ट्रेप्टोकोकस. ये इन दोनों का मेन वो एजेंट है जिनसे ये होते हैं. इसका होता है स्टेफाइलोकस ऑरियस, इसका होता है विरिडान स्ट्रेप्टोकोकाई. नेक्स्ट टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस. अब पैथोजेनेसिस की अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा डीप में जाके बात कर लेते हैं. देखो पैथोजेनेसिस में इसका बस ये है,
it has sequential phenomena, it has sequential phenomena, मतलब एक सीक्वेंस फिनोमिना चलते रहते हैं, फिनोमिना जिससे कॉज हो जाता है। ठीक है, अब क्या सीक्वेंस फिनोमिना चलते हैं तो इधर आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं अपन इधर ही, सबसे पहले बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब कैसे तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेल तक आता है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 फैक्टर है जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ चले जाता है, हार्ट की वेल्स पे चले जाता है। सो फर्स्ट इज अंडरलाइंग कार्डियक डिफेक्ट, कि मतलब पेशेंट जो है पहले से ही कार्डियक डिफेक्ट में हो। फर्स्ट इज अंडरलाइंग कार्डियक डिफेक्ट। सेकंड फैक्टर इज यूज ऑफ इंट्रावेनस कैथेटर, यूज ऑफ इंट्रावीनस कैथेटर। तो भैया तुम्हारे ब्लड, तुम्हारे वीन्स के अंदर कैथेटर है, कैथेटर है फॉर सपोज कि जिसने लगाया है उसने प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करी होगी, तो कैथेटर के टिप पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो गया ब्लड के अंदर, ब्लड से गए कहाँ पे, हार्ट में थी वेल्व्स, उसमें जाकर अटैच हो गए। ठीक है, तो यूज ऑफ इंट्रावीनस कैथेटर। एंड लास्ट इज प्रोस्थेटिक वेल्व सर्जरी, प्रोस्थेटिक वॉल्व सर्जरी, मतलब वॉल्व की सर्जरी हो रखी हो पहले से ही, तो हार्ट वेल्व है। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, किसके लिए, एंडोकार्डिटिस के ऑर्गेनिज्म को हार्ट में आने के लिए। नेक्स्ट टॉक अबाउट एंडोथेलियल इंजुरी। एंडोथेलियल इंजुरी क्या होती है और कैसे होती है, अब सुनो। चूंकि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, चूंकि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर से तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्ट के अंदर तक, हार्ट तक तो पहुंच गया है, हार्ट तक तो पहुंच गया है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के हेल्प से वो तुम्हारा हार्ट तक तो पहुंच गया है। देन दीज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स डैमेज एंडोथेलियल सरफेस ऑफ हार्ट, एंडोथेलियल सरफेस ऑफ हार्ट, जो कि अब एंडोथेलियल डैमेज हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेशन। क्या होगा, एग्रीगेशन। क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। ठीक है, और इट एंड दिस एग्रीगेशन, अब एग्रीगेशन क्या आ रहा है वो तुमको इसमें बताऊंगा कोलोनाइजेशन में। ठीक है, और ये एग्रीगेशन से एक डिफेक्ट हो जाता है, इसको लिख लो बस, विच इज NBTE। अब व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NBTE? NBTE स्टैंड्स फॉर नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस कॉज हो जाता है तुमको। ठीक है, बेटा कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन क्या हो रहा है ये सुनो, इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि बैक्टीरियमिया या तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो उसको बैक्टीरिया बोल देता हूँ मैं। क्या बोल देता हूँ, बैक्टीरियमिया। चूंकि बैक्टीरियमिया हो गया है, उसने तुम्हारी जो कॉलोनी है वो फॉर्म कर ली है। क्या फॉर्म कर रही है, कॉलोनीज फॉर्म कर रही है। देखो बैक्टीरिया में क्या है कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ गए, ब्लड से बैक्टीरिया कहाँ गया है, ब्लड से बैक्टीरिया हार्ट में चले गया है, हार्ट से वेल में जाकर अटैच हो गया है, वेल में अटैच हो गया, उसने हार्ट के जो एंडोथीलियम थी उसको भी डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे उसके लिए जगह बन गई है, किसके लिए, तुम्हारे बैक्टीरिया के लिए, जहाँ पे वो स्टे कर सके। अगर वो स्टे कर रहा है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे वो कॉलोनी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, कॉलोनी फॉर्म कर रहा है। तो कॉलोनी फॉर्म कर ली उसने। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोलोनाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी बाय एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एनी बैक्टीरिया इन आवर बॉडी इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। तो उसने कॉलोनी फॉर्म कर ली है। अब क्या होगा ये देखो, तो वेजिटेशन का फॉर्मेशन, कोलोनाइजेशन जैसे ही हुआ, जैसे ही कोलोनाइजेशन होता है, आफ्टर कोलोनाइजेशन उसने क्या कहा, उसने कॉलोनी कहाँ बनाई थी, हार्ट के एंडोथीलियम को डैमेज करके। ठीक है, अपन ने पैथोलॉजी में पढ़ा है कि जैसे ही एंडोथीलियम डैमेज होगी, जैसे ही एंडोथीलियम डैमेज होगी, इट विल रिलीज इंटरल्यूकिन 6। एंडोथीलियम डैमेज होगी, इट विल रिलीज इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 क्या करेगा, प्लेटलेट को एक्टिव करेगा, एक्टिवेट प्लेटलेट, और सारे प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे उस कॉलोनी या उस लीजन के पास में जहाँ जो कि बैक्टीरिया ने कॉज करा होगा, प्लेटलेट। तो इट विल फॉर्म एग्रीगेशन, ये एग्रीगेशन बना लेगा भैया। इसके एग्रीगेशन के साथ में तुम्हारा इन्फ्लामेटरी सेल्स अटैच हो जाएंगे, विथ जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करा देंगे उस जगह का, इन्फ्लामेटरी सेल्स और अटैच हो जाएंगे। और जब ये सब अटैच हो जाएंगे तो इनको बाइंडिंग प्रोवाइड करने के लिए फिब्रिन थ्रेड आ जाएगी, और एक प्रॉपर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा हार्ट के अंदर। और ये थ्रोम्बस येलो गोल्डन कलर का होता है। अगर बुक में देखा होगा आपने, डायग्राम बना हुआ है, गोल्डन येलो कलर के थ्रोम्बस बने हुए हैं हार्ट के सरफेस पे। वो थ्रोम्बस ही तुम्हारे कॉलोनी है या वेजिटेशन है जो कि तुम्हें इन्फ्लेमेशन कॉज करा रहे हैं हार्ट के अंदर, विच इज एंडोकार्डाइटिस।
ठीक है, फिब्रिन थ्रेड आ जाएगी जो कि इसको क्या देगी, स्टेबिलिटी देगी इस इन्फ्लेमेटरी सेल और एक्टिवेटेड प्लेटलेट के एग्रीगेशन को। अब क्या होगा, मेटास्टेसिस क्यों होगा, देखो मेटास्टेसिस इसलिए होगा क्योंकि जो वेजिटेशन है जो ये फॉर्म हो रही है, ये एक तरीके से बता, एक तरीके से उसको सेव कर रही है। फॉर सपोज ये मेरा हार्ट है, हार्ट की सरफेस है, ये हार्ट की सरफेस का एंडोथेलियम डैमेज होकर यहाँ पे एक स्पेस बना ली किसने, तुम्हारे बैक्टीरिया ने, ये ब्लैक कलर का बैक्टीरिया है, ये यहाँ के स्टोर हो गया। अब क्या हुआ, बाकी जितने भी सेल्स हैं, अगर यहाँ बैक्टीरिया है तो बाकी जितने भी सेल्स हैं उसके आसपास पूरे फॉर्म हो जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल और पूरा थ्रोम्बस फॉर्म कर लेंगे हार्ट के आसपास। तो क्या हुआ, ये प्रोटेक्टिवनेस नहीं दिखाई उन्होंने वहाँ बैक्टीरिया पे, तो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रोटेक्ट रहेगा। अब प्रोटेक्ट तो है तो क्या करेगा, वो अंदर लेके ग्रो करता रहेगा, वो ग्रो करेगा और धीरे से यहाँ से एक रास्ता बनाएगा जिससे वो बाहर निकल सके और क्या करा सके, हार्ट के ब्लड में मिलके पूरे बॉडी में फैल सके, विच प्रॉपर्टी इज ऑफ मेटास्टेसिस। जो वेजिटेशन है वो सीड करता है बैक्टीरिया को, द वेजिटेशन अल्टीमेटली सीड द बैक्टीरिया, सीड करेगा बैक्टीरिया को इनटू द ब्लड। अब वो थ्रू ब्लड इट विल metastasize to distant sites, metastatize to different sites, अलग अलग साइड पे चले जाएगा। दिस इज मेटास्टेसिस। भैया ये भी कर लिया। सबसे पहले क्या हुआ, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, 3 फैक्टर थे। कौन कौन से 3 फैक्टर थे, कि या तो पेशेंट पहले से कोई कार्डियक डिसीज में हो, अंडरलाइन कार्डियक डिसीज। दूसरा फैक्टर कि भैया पेशेंट जो हो उसको इंट्रावीनस कैथेटर लगाओ, ठीक है, तक तो उसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म कैथेटर के टिप पे होंगे वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तीसरा फैक्टर क्या है कि उसके वेल की सर्जरी हो रखी हो, उसके जो वेल है उसकी सर्जरी हो रखी हो, तो हो सकता है सर्जरी के दौरान कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें लग गया हो, ठीक है, ये हो सकता है। देन वी टॉक अबाउट सेकंड फैक्टर विच इज एंडोथीलियल इंजुरी। अब जो कि बैक्टीरिया उसके अंदर आ गया या तुम्हारा कोई भी माइक्रोब्स के अंदर आ गया है तो वो तुम्हारे हार्ट में आएगा और हार्ट के जो एंडोथीलियम है उसको डैमेज कर देगा। हार्ट के एंडोथीलियम डैमेज होगी, वो बनाएंगे, वो एग्रीगेट बना लेगा, एग्रीगेट बनाएगा, देन इट विल लीड टू एनबीटी। व्हाट इज एनबीटी, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डिटिस। थ्रोम्बस बना है लेकिन बैक्टीरिया ने थ्रोम्बस नहीं बनाया है, थ्रोम्बस प्लेटलेट्स का बना हुआ है यहाँ प्रॉपर, आगे आएगा ना वो बताऊंगा, है ना। फिर देन कोलोनाइजेशन। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ने एंडोथीलियम को लीजन मारा और फटाफट में जगह बना के कॉलोनीज फॉर्म कर ली, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज इज कोलोनाइजेशन। कॉलोनी फॉर्म करने के बाद में क्या हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन। अब वेजिटेशन कैसे बना, जो कॉलोनीज फॉर्म हुई थी उसने एंडोथीलियम डैमेज करी, डैमेज एंडोथीलियम रिलीज इंटरल्यूकिन 6 विच विल एक्टिवेट द प्लेटलेट। वो प्लेटलेट सब एग्रीगेट हुए, जैसे प्लेटलेट एग्रीगेट हुए उसके आसपास इन्फ्लेमेटरी सेल भी एग्रीगेट हो गए और फिर इन दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फिब्रिन थ्रेड आ गई, तो ये भैया पूरा थ्रोम्बस बन गया। अब अगर इस थ्रोम्बस से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, सीड करते हैं, निकलते हैं बहुत ही स्लो लेकिन कॉन्स्टेंट रेट पे निकलते रहते हैं। अब वो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे और पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है, तो इसको मेटास्टेसिस। तो ये पैथोलॉजी ऑफ क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की पैथोलॉजी है। नेक्स्ट अबाउट कार्डिक मैनिफेस्ट, ये नॉर्मल नीचे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, भैया क्या क्या दिक्कत आएगी उसकी। तो दिक्कत आने की बात तो ऐसी है कि इसमें 2 तरह की दिक्कत आती है। एक आती है कार्डियक जो कि हार्ट में आ ही रही है, और एक आती है जो कि मेटास्टेसिस हुआ था तो उससे नॉन कार्डियक, कि हार्ट के बाहर कहाँ का दिक्कत आ रही है। सो कार्डियक मैनिफेस्टेशन इज, बात करें अगर कार्डियक मैनिफेस्टेशन की, इट विल इंक्लूड मरमर साउंड आता है, मरमर साउंड, वो भी कौन सा मरमर, रीगर्गिटेंट मरमर, रीगर्जिटेंट, क्योंकि वेल प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वेल तो इन्फ्लेम हो गई है तो स्पेस बनी रहेगी वहाँ प्रॉपर, तो जैसे ही हार्ट कांटेक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर से, तो ब्लड वेल के थ्रू यहाँ जो कि अपोज करती है अपवर्ड फ्लो को, वो अपोज नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, ठीक है, तो रीगर्गिटेंट मरमर साउंड आएगा, रीगर्गिटेंट मरमर साउंड। और ये एक क्लासिकल फाइंडिंग है किसकी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की, इट इज़ अ क्लासिकल फाइंडिंग। नेक्स्ट अबाउट नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशन। नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है रट लो, फीवर, चिल्स, स्वेट, वेट लॉस, आर्टीरियल एम्बोलाय, स्प्लीनोमेगेली, और एक अलग चीज़ जो कि अपन ने फर्स्ट ईयर में देखी थी लेकिन किसी किसी में आती नहीं है, वो है क्लबिंग। किसी किसी का होगा कि दोनों नाखून जुड़े होंगे, स्पेस में दिख रही होगी, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्लबिंग है, स्प्लीनोमेगेली एंड लास्ट है क्लबिंग पॉजिटिव होता है इस पर्सन में, क्लबिंग, ठीक है।
देन वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग में क्या मिलेगा अपने को? लैब फाइंडिंग में अपने को मिलेगा हाईली सेंसिटिव से, मतलब सुनना लैब फाइंडिंग में क्या मिलता है। लैब फाइंडिंग में सब कुछ एलिवेटेड मिलेगा। कौन कौन? CRP एक्टिवेट एलिवेटेड मिलेगा, CRP विल बी एलिवेटेड, CRP बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR भी बढ़ा हुआ मिलेगा, एंड रूमेटॉइड फैक्टर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, या CRP रूमेटॉइड फैक्टर एक ही होता है। देन वी टॉक अबाउट डायग्नोसिस। अब तुम डायग्नोसिस कैसे बनाओगे इसका? तो इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए एक मेथड होता है, इसको वन बोलते हैं, ब्लैक से लिखता हूँ, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। अब ये मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया जो होता है, ये बोलता है कि मैं डायग्नोसिस तो बता दूंगा, लेकिन डायग्नोसिस बताने के लिए मेरे को 3 फैक्टर चाहिए। कौन कौन से? क्लिनिकल, कि जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो भी मेरे को पॉजिटिव चाहिए। सेकंड, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में बता रहा हूँ, इंक्रीज CRP, इंक्रीज ESR, है ना, और एनीमिया होना चाहिए पेशेंट में, ल्यूकोसाइटोसिस होना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी, ये ल्यूकोसाइट बढ़े हुए होने चाहिए, ल्यूकोसाइटोसिस होना चाहिए, और माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया होना चाहिए, होना चाहिए पेशेंट में। तो भैया ये जो लेबोरेटरी फाइंडिंग में बोल रहा हूँ, ये भी मेरे को होनी चाहिए, प्लस क्लिनिकल फाइंडिंग तो बताया, फीवर, चिल्स, स्प्लिनोमेगेली, तुम्हारा क्लबिंग, ये सब पॉजिटिव मिलना चाहिए। और इनके साथ साथ आई ऑल्सो नीड अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ फाइंडिंग और इकोकार्डियोग्राफ फाइंडिंग, इकोकार्डियोग्राफ फाइंडिंग। मेरे को ये तीन फैक्टर चाहिए, तब जाकर मैं डायग्नोसिस बना पाऊंगा। ये है मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। सो क्लिनिकल की बात अपन ने कर ली, फीवर, चिल्स, स्प्लिनोमेगेली और अपना क्लबिंग। बात करते हैं लेबोरेटरी की। तो लेबोरेटरी में भी अपने ऊपर पर बात कर ली थी, जैसे CRP, ESR, अपना एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हेमेचूरिया। लेकिन अब बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, तो ब्लड कल्चर की बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। ब्लड कल्चर में ये होता है कि कल्चर करते कैसे, तो ये इस मेथड में, यानी कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस करने के लिए अलग मेथड होता है ब्लड कल्चरिंग का। देखो, वी हैव टू आइसोलेट बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। ठीक है, सो इट हैज डिफरेंट थेरेपी और डिफरेंट वे टू कल्चर द ब्लड। और क्या तरीका होता है ब्लड लेने का? सबसे पहला, मतलब 2 वेज होते हैं। पहला ये होता है कि या तो 12 घंटे के ब्रेक पे, 12 आवर्स ब्रेक में 2 सैंपल लो, 2 सैंपल्स, या तो फिर 1.5 घंटे में छोड़ो, फ्री कराओ। या तो लगाओ, या तो एक सैंपल अभी लो सुबह 8 बजे, तो एक सैंपल रात के 8 बजे लो, और फिर दोनों को कल्चर करो। ठीक है, तो ये तरीका है। सेकंड तरीका है 3 सैंपल्स लो आधे आधे घंटे के ब्रेक पे। जैसे कि फर्स्ट ए अपन ने लिया 9 बजे, बी लिया अपन ने 9:30 बजे, एंड सी लिया अपन ने 10 बजे। 1 घंटे के ब्रेक में अपन ने 1 घंटे के अंदर 3 सैंपल्स लिया, और तीनों सैंपल्स को फिर कल्चर करो, तीनों का क्या करो, कल्चर करो। ठीक है, अब करना क्या है, जो कल्चर अपन कर रहे हैं, ये कल्चर तो अपन कर लेंगे। इसमें ए कब लिया अपन ने? ए अगर सुबह 8 बजे लेंगे AM, तो बी अपन लेंगे रात के 8 बजे PM। ठीक है, तो ये 2 मेथड होते हैं लेने के। नेक्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर क्राइटेरिया, की क्या दिक्कत है इसमें ना। 2 क्राइटेरिया होते हैं, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। कि जो मैं कल्चर कर रहा हूँ, अगर मैं मेजर की बात करूँ, तो मेजर क्राइटेरिया मेरे को ये चाहिए कि मेरे को टिपिकल IE ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए, मतलब टिपिकल IE ऑर्गेनिज्म फाइंड होना चाहिए उसमें कल्चर के अंदर, वो भी दोनों कल्चर के अंदर। ऐसा नहीं कि एक में मिल जाए एक में ना मिले, दोनों कल्चर के अंदर मेरे को मिलना चाहिए वो। टिपिकल IE ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बताया था मैंने, 2, विरिडान स्ट्रेप्टोकोकस और साइफाइलोकस ऑरियस। इसके अलावा तुम्हारा एक और होता है हैक, HACEK। ये क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, या तो ये होना चाहिए, या तो एक अकेला कॉक्सिला बर्नेटी किसी भी एक कल्चर में मिल जाए। ये मिलना चाहिए दोनों में, बोथ कल्चर्स। और ये अकेला मेरे को किसी एक में ही मिला तो भी चलेगा, मेरे को सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर कॉक्सिला बर्नेटी, ये मेरे को मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, एविडेंस फॉर एंडोकार्डियल इन्वायरमेंट एनीवन। इसके अलावा मुझे जो अपन वो करा रहे हैं इकोकार्डियोग्राफ में मुझे क्या मिलना चाहिए? इकोकार्डियोग्राफ में मुझे एप्सिस मिलना चाहिए, पहली बात एप्सिस, या फिर और न्यू वल्वर रिगर्गिटेशन,
वल्वर रीगर्गिटेशन। अब सुनो, मेजर क्राइटेरिया कहता है कि मेरे को टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए। वो कौन से होते हैं? तो विरडान, स्ट्रेप्टोकोकस, अपना स्टेफाइलोकस ऑरियस और हैक। हैक क्या होता है, अनुवाद करेंगे इसकी। देन ये है एक कि ये तो मिलना ही चाहिए दोनों के अंदर, अगर मिल रहे हैं तो। या तो फिर एक कॉक्सिला बर्निटी मिल जाए किसी एक कल्चर में, या फिर इकोकार्डियोग्राफी में मेरे को एप्सिस, इनके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी में मेरे को एप्सिस मिलना चाहिए और न्यू वल्वर रिगर्गिटेशन मिलना चाहिए। तब जाकर मैं बोलूँगा कि हाँ, पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता है, देन वी हैव सेकंड विच इज माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया क्या कहता है कि भैया अगर ये सब नहीं मिला है तो तुम एक बार जाओगे माइनर क्राइटेरिया चेक करने के लिए। माइनर क्राइटेरिया से कि फीवर होना चाहिए इंसान में, फीवर प्लस प्री डिस्पोजिंग एनी हार्ट कंडीशन। प्री डिस्पोजिंग कोई भी हार्ट कंडीशन होनी चाहिए, प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मिलना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मीन्स दोनों में ना सही किसी एक में भी, एनी वन ब्लड कल्चर, या इसमें तीन होते हैं तो किसी में भी ना सही किसी एक में, एनी वन ब्लड कल्चर सेट बिकम पॉजिटिव। कोई भी एक पॉजिटिव अगर निकल जाए तो किसी में भी अगर ये ऑर्गेनिज्म मिल जाए मेरे को, या ये मिल जाए किसी एक में, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं इसको बोलूँगा माइनर क्राइटेरिया से कि हाँ भैया ये आदमी जो है इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है। ठीक है। देन टॉक अबाउट इकोकार्डियोग्राफी। जो इकोकार्डियोग्राफी होती है वो किसके लिए कराते हैं? तो इसका एक वो होता है, पहला तो होता क्या है, तो इकोकार्डियोग्राफी अलाउ करता है हार्ट का एनाटॉमिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए। एनाटॉमिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए होता है ये, जो कि क्या बताता है, सबसे पहला साइजिंग ऑफ वेजिटेशन की, जो वेजिटेशन है वो कितना बड़ा है, साइजिंग ऑफ वेजिटेशन। सेकेंड वो बताता है मेरे को डिटेक्शन ऑफ इंट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कि भैया हार्ट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, इंट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे। एंड थर्ड वो मेरे को बताता है असेसमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन, मतलब कार्डियक हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, असेसमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन। ये तीन मेरे को बताता है इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है। और इकोकार्डियोग्राफी में वो क्या मिलना चाहिए, मैंने बताया था न्यू वल्वर रिगर्गिटेशन मिलना चाहिए, तो एप्सिस मिलना चाहिए, एप्सिस न्यू वल्वर रिगर्गिटेशन, या फिर जो मेरे को ये बता रहा है साइजिंग ऑफ वेल विद साइजिंग ऑफ वेजिटेशन, तो इसमें एक स्टेप बना के लिख दो, ऑसिलेटिंग इंट्रा कार्डियक मास। इंट्राकार्डियक मास ये क्लिनिकल, ये इकोकार्डियोग्राफी क्लासिकल फाइंडिंग होती है इसकी, आई की, असेसमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन। ठीक है भैया, ये होगी इकोकार्डियोग्राफी की बात। अब यहाँ जगह बची है तो क्या कर ले, ट्रीटमेंट लिख दे क्या? चलो ट्रीटमेंट लिख देते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट सबका माइक्रोबायोलॉजी में ट्रीटमेंट सबसे सिंपल होता है। ट्रीटमेंट सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, खत्म। ये लिख दो कि हमारा काम ही हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। और नीचे लिखना बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म मिला है। अगर रेडान मिला तो उसके अलग ट्रीटमेंट होगा, अगर तुम्हारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस मिला तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एजेंट कॉजिंग आई। अब कौन कौन से एजेंट कॉज कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया तुमको कौन कौन से कॉज कर सकते हैं, स्टेफाइलोकस ऑरियस, देन वेडान स्ट्रेप्टोकोकाई और हैक, HAECK। अभी क्या होते हैं देखो, उनकी बात करते हैं अपन डीप में। बस ये तीन की बात करूंगा, ज़्यादा की बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अपने। 3 पे क्वेश्चन आते हैं, 3 की बात करेंगे अपन। हैक, स्टेफाइलोकस ऑरियस और विराडान स्ट्रेप्टोकोकाई। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट इज स्टेफाइलोकल एंडोकार्डिटिस। क्या होता है देखो, जो स्टेफाइलोकस ऑरियस जो होता है वो प्रेजेंट करता है किसके साथ, लार्जर वेजिटेशन के साथ। मतलब जो वेजिटेशन है, जो कॉलोनी फॉर्म हुई है, वो कितनी बनती है, 10 mm से बड़ी बनती है। तो ये किस पता चलेगा, ये पता चलेगा इकोकार्डियोग्राफी में। ये जो फाइंडिंग है ये पता कैसे मिलती है, पता चलती है इकोकार्डियोग्राफी में, इको में पता चलेगी। देन therefore there is more frequently associated with frequency of septic embolism। मतलब इसमें सेप्टिक एम्बोलिज्म और हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जितना बड़ा वेजिटेशन उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया, तो उतने ही ज़्यादा आएगा। और एक बात और है, एम्बोलिज्म क्यों हो सकता है? वेजिटेशन जब टूटेगा तो ब्लड के अंदर ही फ्लो करेगा, जब ब्लड के अंदर फ्लो करेगा तो ब्लड के साथ साथ जो माइक्रो वेसल्स है उसको जाकर ब्लॉक कर देगा, तो उसको एम्बोलाई बोल देंगे। और जब पूरी ब्लॉक करेगा तो थ्रम्बस बोल देंगे, सिंपल। नेक्स्ट स्टेफाइलोकस ऑरियस अपीरियर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव का कोकाई होता है जो कि क्लस्टर में अरेंज होता है। उस टाइम पे कोई कॉलोनी फॉर्म कर रहा है इसने, तो क्लस्टर में होगी कॉलोनीज, तो और में तो होगी नहीं। बट में होता है ना, क्या कलर में आता है, गोल्डन येलो हिमोलाइटिक कॉलोनीज फॉर्म करता है, गोल्डन येलो हिमोलाइटिक कॉलोनीज फॉर्म करता है, जो कि ब्लड अगर पे कौन से कलर की दिखती है,
ग्रीन कलर की दिखती है, नहीं हाँ ग्रीन कलर की दिखती है शायद ये ब्लड अगर पे। देन वी टॉक अबाउट द कोएगुलेस नेगेटिव टेस्ट। देखो ये कोएगुलेस पॉजिटिव दिखाता है स्टेफाइलोकस ऑरियस, लेकिन स्टेफाइलोकस के अलग जो वेरिएंट है, फॉर सपोज ये स्टेफाइलोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकस एपिडर्मिडिस जो होता है वो कोएगुलेस नेगेटिव दिखाता है। तो क्या, और सबसे बड़ी बात की जो मोर केसेस है वो इसी के आते हैं स्टेफाइलोकस एपिडर्मिडिस के, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि भैया जो कोएगुलेस टेस्ट है वो भले पॉजिटिव ना हो, लेकिन ये गोल्डन येलो हिमोलाइटिक कॉलोनीज ब्लड अगर के में सब कॉज करेंगे, जितने स्टेफाइलोकस हैं वो सब के सब क्या कॉज करते हैं, गोल्डन येलो हिमोलाइटिक कॉलोनीज इन ब्लड अगार। नेक्स्ट टॉक अबाउट विरिडान स्ट्रेप्टोकोका है। ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। जब स्टेफिलोकस ऑरियस लार्ज वेजिटेशन बनाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ग्राम पॉजिटिव होता है। थर्ड पॉइंट गोल्डन येलो हिमोलाइटिक कॉलोनी फॉर्म करता है, और कुछ वेरिएंट जो होते हैं वो कोएगुलेस पॉजिटिव होते हैं, कुछ कोएगुलेस नेगेटिव होते हैं। डन, समझ में आया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज विरिडान स्ट्रेप्टोकोका। जो विरिडान स्ट्रेप्टोकोका है वो एक कमेंसल होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, अभी भी मेरी बॉडी के अंदर विरिडान स्ट्रेप्टोकोका प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो विरिडान स्ट्रेप्टोकोका है में अभी तुम्हारे इसमें भी अभी भी प्रेजेंट होगा, कमेंसल है, प्रेजेंट ही रहता है। यूजुअली दे आर नॉन पैथोजेनिक, यूजुअली पैथोजेनिक नहीं होता, नॉन पैथोजेनिक होता है। ओकेजनली बिकम ये डिसीज हो जाती है, ओकेजनली डिसीज हो जाती है ये। और इसमें आता है सबसे पहला सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, क्योंकि ये सब एक्यूट वाला कॉज करता है। अब सुनना ध्यान से, जो विरिडान स्ट्रेप्टोकोका है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस का। अब ये क्यों होता है, तो उसका एक वैलिड रीजन है अपने पास, क्योंकि ये अपनी बॉडी में कमेंसल के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब अपनी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट है ये। तो जब कोई दिक्कत होती है तो अंदर चले आता है, कॉज कर देता है, सिंपल। तो कमेंसल ये लिखा हुआ है, द कमेंसल विरिडान स्ट्रेप्टोकोका इन द ओरल कैविटी कैन एंटर द ब्लड एंड कैन कॉज ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया। तो ब्लड के अंदर जाके बैक्टीरिया कॉज कर देगा, जो कि हार्ट के वाइल च्यूइंग, जब चबाने के दौरान, टूथ ब्रशिंग के दौरान और डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान ये अंदर जा सकता है ब्लड के अंदर। और ये जो है ये प्री डायलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म काम का नहीं है। समझ में आया क्या हुआ इसका, कि भैया ये कभी कभी डिसीज कॉज करता है, और कब डिसीज कॉज करता है, चबाने के दौरान, ठीक है। सेकंड इज कोई भी डेंटल प्रोसीजर के दौरान ये ब्लड के अंदर जाकर बैक्टीरिया में कॉज करता है, विच लीड्स टू द हार्ट, और हार्ट में जाके वो सब एक्यूट एंडोकार्डिटिस कॉज कर देगा। देन डेंटल कैरीज, जो ये मेनली होता है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। ये ब्रेक डाउन कर देता है किसका, डायट्री सुक्रोज का, किसमें, एसिड और डेक्सट्रिन में, जो कि एंजाइम ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज को खत्म कर देती है। अभी जो ग्लाइकोसाइड ट्रांसफर ये करता है, कुछ नहीं करता है, ये तुम्हारा डेंटलिन एक वो होता है, डेंटाइन एक तुम्हारा प्रोटीन होता है, उसको खत्म कर देता है, उसको खा जाता है, तो डेंटल प्लेक हो जाती है, ज़्यादा तो कोई खास नहीं है। डेंटल प्लेक में क्या होता है, गम्स से खून निकलने लग जाता है। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस क्या होगी, देखो ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव, ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, पहली बात। सेकेंड इज ये ग्रीन कलर कॉलोनी बनाते हैं, देखना ग्रीन कलर कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ग्रीन कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑन ब्लड अगार। ये ब्लड अगार पे ग्रीन कलर कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, और वो कौन सा कलर की फॉर्म कर रहा था, येलो गोल्डन, गोल्डन येलो ऑन ब्लड अगार, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब जो विरिडस है, इसका जो नाम है विरिडान, विरिडस का मतलब ही ग्रीन होता है, ठीक है। देन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रखना जो विरिडान स्ट्रेप्टोकोका है, स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट होते हैं। तो इन सबको अलग अलग करने के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है जो अपन लगाते हैं, उसका नाम होता है मालदीटॉफ। मालदीटॉफ एक सिंपल टेस्ट होता है जो कि सारे, सिर्फ विरिडान नहीं, सिर्फ स्ट्रेप्टोकोका ही नहीं, वो हर एक वेरिएंट को अलग कर देगा, और तुम्हें एग्जैक्ट बता देगा कि हाँ भैया ये इसमें है, मतलब ये बैक्टीरिया ये है, माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें है, मालदीटॉफ। मालदीटॉफ हो गया, एक वीटेक करके भी होता है। तो बेटा अबाउट हैक एंडोकार्डिटिस। अभी हैक एंडोकार्डिटिस हो क्या रही, कब से नाम सुन रहे हैं इसका, सुनो। जो हैक है वो एक एब्रीविएशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ हाईली फास्टिडियस स्लो ग्रोइंग कैपिनोफेलिक ग्राम नेगेटिव। अभी जो पढ़ा अपन ने स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों के दोनों क्या थे, ग्राम पॉजिटिव थे। अब बात करेंगे ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट नॉर्मली रिसाइड इन द ओरल कैविटी एज कमेंसल, जैसे कि अपना विरिडान स्ट्रेप्टोकोकाई है, बट ओकेजनली हैव बीन एसोसिएटेड विद लोकल इन्फेक्शन ऑफ माउथ एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। अब बात करते हैं हैक जो एब्रीविएशन है उसका मतलब क्या होता है, HACEK। बताओ एच से क्या होगा, हीमोफिलस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है।
जल्दी बताओ, हीमोफिलस होता है वो, पी आता है, पी वाला, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजे। सेकंड, ए इज फॉर एसिनोवेक्टर, एग्रीनोवेक्टर है वो, एग्रीनोवेक्टर, एसिनोवेक्टर तो वो उधर था, एग्रीनोवेक्टर। देन सी इज फॉर कार्डियोबैक्टीरियम, होमनीस, कार्डियोबैक्टीरियम, कार्डियोबैक्टीरियम। ई इज फॉर एकिनला, एकिनीला, रटना इसका, इसका मेरे को भी रटना पड़ा था इसका नाम, एकिनीला, लिखा अभी लिखा एकिनीला। के इज फॉर किंगिला, यस एकिनीला किंगिला, किंगिला, किंगे होता है छोड़ो। हेमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एग्रीनोबैक्टर, एग्रीनोबैक्टर, देन कार्डियोबैक्टीरियम और एकिनीला और किंगिला, ये होता है हैक का पूरा पूरा नाम। देन वी टॉक अबाउट मायोकार्डाइटिस, मैंने बताया था ना अलग अलग होते हैं। एक और बात है, एक सेकंड, ये जो हैक है ना, इन हैक को अलग अलग कैसे पता करोगे? तुमको तो एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तुमको पता लगे ग्राम नेगेटिव है, तुमने ग्राम से नहीं करी, पता लग गया ग्राम नेगेटिव है। अब तुम ये कैसे बताओगे कि स्पेसिफिक ये हेमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा है या किंगिला है या एकिनीला है? तो वो पता करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट अपन लिख लेते हैं एक बार लाइन से नाम। फर्स्ट इज माल्दीटॉफ, माल्दीटॉफ। सेकेंड इज बैक्टी एंड थर्ड इज पीसीआर। पीसीआर के अलग अलग फॉर्म, रियल टाइम पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, मल्टीप्लेक्स इन रियल टाइम। सारे पीसीआर जनरल माइक्रोबायोलॉजी में मिलेंगे आपको, रियल टाइम। नेक्स्ट टॉक अबाउट मायोकार्डाइटिस, बता था मैंने मायोकार्डाइटिस बात करेंगे। मायोकार्डाइटिस क्या होता है? मायोकार्डाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन इन मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, देन इट इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। इनिशियली क्या होता है, क्लिनिकली ये मैनिफेस्ट होता है चेस्ट पेन से और एरिथमिया से, एरिथमिया और चेस्ट पेन आता है, देन इट और कंजस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं विच इज प्रोग्रेसिव, ये लिटिल लिटिल प्रोग्रेसिव होता है रैपिडली। कौन? मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस की खास बात है, अब सबकी खास बात है लेकिन इसकी अलग है, कि ये जो होता है ज़रूरी नहीं कि ये इन्फेक्टियस ही हो, मतलब ये किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस से ही हो। इट इज़ इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस बोथ। अगर नॉन इन्फेक्टियस है मतलब ये किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस से नहीं हुआ, लेकिन अगर इन्फेक्टियस है तो किससे हुआ है, आइए बात करते हैं। इफ़ इट इज़ इन्फेक्टियस सो इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस में, कौन सा वायरस होगा ये? तो एक अजीब सा नाम है इसका, कॉक्सा, कॉक्सासेकी वायरस। कॉक्सासेकी वायरस से होता है, कॉक्सासेकी वायरस बी एक्चुअली, ठीक है। अगर बात करेंगे इसका पैरासाइट की, तो पैरासाइट में ट्रिम्पेनोसोमा से होता है, पैरासाइट ट्रिम्पेनोसोमा, ट्रिम्पेनोसोमा। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो सकता है। देन वी टॉक अबाउट पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो होता, पेरिकार्डाइटिस जो है वह, हाँ, तो पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम और इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, क्लिनिकली ये कैसे प्रेजेंट होता है? चेस्ट पेन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन से। ये भी हो सकता है इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस इटियोलॉजी, इसकी भी दो होती है, इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस दो होती है, ठीक है। देन इसका भी, हाँ, इसमें एक खास बात होती है एम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज हो जाता है ये जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन ये वाला कहाँ गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसका होता है एम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल इन्फेक्शन बात करेंगे तो उसमें एक होता है विच इज मायोटिक एन्यूरिज्म, माइकोटिक एन्यूरिज्म होता है। माइकोटिक एन्यूरिज्म में बल्जिंग हो सकती है, ठीक है, इट कॉज बल्जिंग, बल्जिंग होगी प्लस डैमेज टू एंडोथीलियम, डैमेज टू एंडोथीलियम होगा, बल्जिंग होगी और डैमेज टू एंडोथीलियम। और इसके जो इटियोलॉजिक कॉज हैं इसके माइकोटिक एन्यूरिज्म में, वो होते हैं स्ट्रिप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकाई यार इसके बैक्टीरियल कॉज, स्टेफाइलोकाई, ठीक है। एक अलग डिसीज है, एक अलग अलग एक कंडीशन है जो कि अपने को पढ़नी है, वो है सुपराटिव थ्रोम्बो एम्फिलाइटिस, सुपरा सुपरेटिव थ्रोम्बो थ्रोम्बो
फिब्लाइटिस, फिब या फिब्लाइटिस, STP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? STP बोलते हैं। और ये क्यों होता है तुमको बता देता हूँ। दिस इज अ क्रेप्सी, ये CRBSI होता है, विच इज क्रेप्सी। ये जब कैथेटर अपन डालते हैं, जब भी कैथेटर बॉडी के अंदर जाता है 3 से 4 दिन का 3 to 4 डेज कैन्युलेशन अगर होता है, 3 to 4 डेज कैन्युलेशन, IV कैन्युलेशन, तो भैया तुमको चांसेस है कि तुमको सुप्राटिव थ्रोम्बोफिलाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोफिलाइटिस हो सकता है। और इसका कॉमन कॉज क्या है? तो कॉमन कॉज इज ईस्ट कैंडिडा, ईस्ट इज कैंडिडा। एंड एक और इसका होता है विच इज स्ट्रेप्टोकोकस, विच इज व्हाट, विच इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो भैया ये सारी बात हो गई किसकी? सुप्राटिव थ्रोम्बोएम्फिलाइटिस की, मायोकार्डिटिस की बात हो गई है, पेरिकार्डिटिस की बात हो गई है, माइकोटिक एन्यूरिज्म की बात हो गई है कि ये स्ट्रिप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस दोनों से कॉज होता है। बल्जिंग होती है, डैमेज टू द एंडोथेलियम होता है इसमें, और बस इतना ही। और हाँ, ये मेनली आर्टीरियल वॉल्स में होता है। किस में होता है? आर्टीरियल वॉल में। तो ये 3 पॉइंट सबके हो गए लिखने के, लिख देना जाके पेपर में। देन आता है एक थोड़ा अलग टॉपिक विच इज एक्यूट रोमेटिक फीवर। इसमें भैया सीधा सीधा 10 नंबर का अपना क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है। सुन लो ध्यान से। एक्यूट रोमेटिक फीवर जो होता है वो एक मल्टी सिस्टम डिसीज है। क्या है? एक मल्टी सिस्टम डिसीज है जो कि अगर होती है पीपल्स में प्रीवियसली अफेक्टेड विद स्ट्रिप्टोकोकल ग्रुप ए सोर थ्रोट। सुनना ध्यान से। जो इंसान पहले से ही स्ट्रिप्टोकोकल से अफेक्टेड हो, उसमें तुम्हारी रोमेटोइक ऑटो इम्यून ये होगी, एक्यूट रोमेटिक फीवर होगा। किस में होगा? जो पर्सन पहले से ही अफेक्टेड हो स्ट्रिप्टोकोकल से, ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकल से जो पहले से अफेक्टेड हो उसमें होगा। सोर थ्रोट दिखता है, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि 4 हफ्ते, 3 हफ्ते या 2 हफ्ते से इसको सोर थ्रोट था पहले, उसके बाद इसको फीवर आना शुरू हुआ, चिल्स आना शुरू हुए, हाथ पैर दुखना शुरू हुए, जॉइंट्स दुखना शुरू हुए। क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर, ठीक है। और जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो कैसे कॉज हुआ, क्या कॉज हुआ। तो भैया रखना, प्राइमरी जो एक्यूट रोमेटिक फीवर होता है वो मेनली डिसीज होती है चिल्ड्रंस में 5 से 14 साल के। उसके बाद में ये अगर रिकरेंट आता है, अगर रिकरेंट होता है तो एक्यूट रोमेटिक फीवर रिकरेंट किसमें होता है? एडल्ट में, यंग एडल्ट में। अब देखो चिल्ड्रन थे तब हो रहा था, ठीक हो गए, बड़े बड़े होने के बाद वापस होने लगा। देयर इज नो जेंडर, यहाँ पे कोई जेंडर एसोसिएशन नहीं होता, मतलब जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होता इसमें इतना। लेकिन हाँ, जब ये सस्टेन रह जाता है अपनी बॉडी के अंदर, एक्यूट रोमेटिक फीवर लीड्स टू रोमेटिक हार्ट डिसीज, RSD, वो कॉमनली होता है फीमेल्स में। देन वी टॉक अबाउट इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो URTI, व्हाट इज URTI? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर तुम्हें स्ट्रिप्टोकोकस से, अगर तुमको स्ट्रिप्टोकोकस से, इसमें भी A ग्रुप वाले से, स्ट्रिप्टोकोकस A ग्रुप से अगर तुम्हें कुछ भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग द एक्यूट रोमेटिक फीवर। सेकेंड, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कुछ नहीं, HLA DR7 और HLA DR4, DR7 एंड HLA DR4। भैया ये दोनों जेनेटिक कंडीशंस हैं क्या कॉज करने के लिए? रोमेटिक हार्ट डिसीज कॉज करने के। लास्ट इज ऑटोइम्यून थेरेपी। अब ऑटोइम्यून थ्योरी में क्या आ सकता है कि जो तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन पे, कोकल एंटीजन जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस हो गई है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बॉडी में प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन 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 ये जो एंटीबॉडीज है, it will cross reaction, it will do cross reaction, it will do cross reaction with नॉर्मल सेल्स और नॉर्मल टिश्यू एंटीजेंस। वो इसके लिए बनी थी, स्ट्रिप्टोकोकस के लिए। अब अफेक्ट किसको कर रही है? नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल टिश्यू एंटीजन, नॉर्मल टिश्यू एंटीजन, वो भी किसके? हार्ट और जॉइंट्स के, हार्ट एंड जॉइंट्स के। तो ये है ऑटोइम्यून, ये इसकी उसको, और इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर यूजुअली अपीयर आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स। 3 हफ्ते बाद में अपीयर होने लगते हैं। देन इन्फेक्शन देखेंगे तो प्रायर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या तो कोई दिखाएगा नहीं, मतलब अगर 3 हफ्ते बता रहा हूँ मैं, 3 हफ्ते बाद इसके दिखते हैं सिम्टम्स, तो 3 हफ्ते पहले या तो कुछ दिखेगा नहीं, या तो सोर थ्रोट रहता है। क्या रहता है? सोर थ्रोट, ठीक है। देन एक्यूट रोमेटिक फीवर अफेक्ट करता है हार्ट को, जॉइंट्स को, स्किन को, ब्रेन को, और कॉमन मैनिफेस्टेशन इसका होता है इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सुनना, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जिसमें तुम्हारा माइग्रेटिंग वो होता है, माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइटिस। मतलब जो जॉइंट्स होंगे, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सोलन रेड सोलन और टेंडर,
मतलब सोलन है, रेड है और टेंडर है, मतलब उस सोलन को दबाओगे दर्द भी बहुत होगा। रेड, सोलन और टेंडर, जो कि मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? नी जॉइंट होता है, मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट होता है। देन इज पेनकार्डिटिस। पेनकार्डिटिस इज अफेक्टिंग द, पेनकार्डिटिस में सबको अफेक्ट करेगा। पेन मतलब सबका, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, तीनों को अफेक्ट करेगा। अफेक्टिंग ऑल कार्डियम्स, ठीक है। तो एंडोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस और मायोकार्डिटिस तीनों कॉज करा सकता है ये। देन इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। इसमें एक नोड्यूल्स बनती है, वीज आर विच आर, इसमें नोड्यूल्स होती है, नोड्यूल्स अकर विच आर पेनलेस, इसमें नोड्यूल्स फॉर्म होती है विच आर पेनलेस, स्मॉल एंड मोबाइल, स्मॉल एंड मोबाइल, जो कि कहाँ होती है तो याद रखना, हैंड्स पे होती है, हैंड्स, फीट और एल्बोस, फीट एंड एल्बोस, ठीक है। यहाँ तुम्हारी नोड्यूल्स फॉर्म होगी। देन वी टॉक अबाउट कोरिया। कोरिया में इसमें एक स्पेशल केस आता है कोरिया में, विच इज सिंडहेम्स, सिंडहेम्स कोरिया, सिंडहेम्स कोरिया, जो कि अफेक्ट करता है हेड और लिम्स को, अफेक्ट करता है, अफेक्ट हैंड, हेड एंड लिम्स। क्या करता है अफेक्ट में? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कराता है। नाम सुना होगा हंटिंगटन कोरिया का, उसमें इंसान को बैठे बैठे द्वारा छूटते रहते हैं। वैसे ये है सिंडहेम्स कोरिया, जिसमें तुम्हारा अफेक्ट होता है हेड और लिम्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डायग्नोसिस। इसके डायग्नोसिस के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, इसको बोलते हैं जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए। जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया क्या कहता है, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो जोन्स क्राइटेरिया ये कहता है कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स आने चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स प्लस लैब फाइंडिंग, क्लिनिकल फीचर प्लस लैब फाइंडिंग आनी चाहिए, तब जाके मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है तुम्हारा एक्यूट रोमेटिक फीवर है। लैब फाइंडिंग प्लस क्लिनिकल फीचर। लैब फाइंडिंग में क्या होना चाहिए? क्लिनिकल फीचर तो बताया तुमको मैंने क्या होते हैं, सोर थ्रोट होना चाहिए 3 हफ्ते तक फलाना का, लेकिन जो लैब फाइंडिंग है तो लैब में क्या होना चाहिए? पहला CRP बड़ा होना चाहिए, दूसरा ESR भी बड़ा होना चाहिए। CRP एंड ESR दोनों रेज होने चाहिए। तो ये क्लिनिकल कंडीशन होगी तुम्हारी दोनों मिला के कि हाँ भैया ठीक है तुमको एक्यूट रोमेटिक फीवर है। देन वी टॉक अबाउट